Namaskar students. Today we are going to start chapter number 3, liberalization, privatisation and globalization and appraisal. First we discuss about its introduction. You have studied in the previous chapter that since independence, India followed the mixed economy framework by combining the advantages of the capitalist economy system with those of the socialist economic system. अब हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पहले मिक्स्ड इकोनॉमी थी और जिसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी आप सभी जानते हैं कि इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही इकोनॉमीज का कॉम्बिनेशन होता है. Some scholars argue that over the years this policy resulted in the establishment of a variety of rules and laws which were aimed at controlling and regulating the economy, ended up instead in hampering the process of growth and development. ये जो हमारे कुछ स्कॉलर्स जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनका इस तरह का आर्ग्यूमेंट उन्होंने किया कि हमारे कंट्री के अंदर जो हमने ये मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है और इन दोनों ही इकोनॉमीज के जितने भी अच्छे जो इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे उनको हमने एक्सेप्ट किया है. और इसी कारण से जो स्कॉलर्स हैं कुछ उनका ये मानना है कि इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसमें बहुत सारी हैम्परिंग हो गई है. मतलब कि बहुत ज़्यादा हम उसको सही ढंग से उसको फॉलोअप नहीं कर पा रहे. जितना ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में होनी चाहिए थी उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन इसके कारण हमें अपनाने पड़ रहे हैं. Others state that India, which started its development path from near stagnation, has since been able to achieve growth in savings, developed a diversified industrial sector which produces a variety of goods and has experienced sustained expansion of agriculture output which has ensured food security. मतलब हमारे कुछ लोगों का जबकि ये मानना भी है कि इसके कारण से इंडिया ने अभी कम से कम हमारे यहाँ जो उस समय एक जो स्टैग्नेशन आ गया था उसको हमने वापस से ग्रोथ की तरफ हम ले गए हैं. कुछ सेविंग्स भी हमारी होनी स्टार्ट हुई है और कम से कम हमने फूड के जो एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर हमने फूड सिक्योरिटी गेन कर ली है. In 1991, India met with an economic crisis relating to its external debt. The government was not able to make repayments on its borrowing from abroad foreign exchange reserves. 1991 तक हमारी स्थिति ये हो गई, हालांकि हमने फूड सिक्योरिटी गेन कर ली थी, मतलब हम फुल इंडिपेंडेंट हो गए थे फूड प्रोडक्शन में, लेकिन उसके बावजूद भी जो 1991 के अंदर इंडिया को एक ऐसी क्राइसिस का सामना करना पड़ गया था जहाँ पर कि हमारे ऊपर बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हमारे पर काफ़ी भार बढ़ गया था, विच वी जनरली मेंटेन टू इम्पोर्ट पेट्रोल एंड अदर इम्पोर्टेंट and other important items dropped to levels that were not sufficient for even a fortnight. जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे हुए थे, जो विदेशी हमारे पास पैसा मुद्रा बची हुई थी, वो केवल कितने दिनों के लिए थी, उससे हम कुछ ही दिनों का जो था इंपोर्ट कर सकते थे. पेट्रोल और अदर इम्पॉर्टेंट जो हमारे बहुत नीडी आइटम्स थे उनको हम import कर सकते थे. The crisis was further compounded by rising prices of essential goods. All these led the government to introduce a new set policy measures which changed the direction of our developmental strategies. In this chapter, we will look at the background of the crisis measures that the government has adopted and their impact on various sectors of the economy. तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट ने उस जो 1991 के जो क्राइसिस थे उससे निकलने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और उसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा.
तो बैकग्राउंड, द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1980s। मतलब कि ये जो बात निकल करके आ रही है वो इस बात को ये माना गया कि 1980s के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी के मैनेजमेंट के अंदर इनएफिशिएंसी आ गई थी, सही ढंग से हमने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को डील नहीं किया, इस वजह से 1991 के जो क्राइसिस हमको बियर करने पड़े। वी नो दैट फॉर implementing various policies and its general administration, the government generates funds from various sources such as taxation। तो हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट जब भी अपनी पॉलिसीज को जनरेट करती है तो उसको कुछ फंड की जरूरत पड़ती है, और ये फंड वो कहाँ से लेती है? पब्लिक सेक्टर से उसके पास आते हैं। व्हेन वी एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, अब वो एक्सपेंड करेगी वो कहाँ से लेगी? जनता से लेगी, और जनता के पास कैसे लेगी? थ्रू द टैक्सेशन। तो टैक्सेशन के थ्रू वो लेती है। अब अगर उसके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हैं और उसकी इनकम कम है तो क्या होगा? हमारे ऊपर फाइनेंशियल डेफिसिट की कंडीशन हमारी आ जाती है। ओके, तो व्हेन वी एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, द गवर्नमेंट बोरोज द फाइनेंस द डेफिसिट फ्रॉम बैंक्स। उसको क्या लेना पड़ता है? बैंक से ऋण लेना पड़ता है। एंड टू ऑल्सो फ्रॉम पीपल, या तो वो लोगों से ले विद इन द कंट्री, एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर वो क्या करे कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से भी वो ये व्यवस्था पैसे की कर सकती है, ऋण लेने की, उधार लेने की। When we import goods like petroleum, we pay in dollars which we earn from our exports. Development policies required that even through the revenues were very low, the government had to overshoot its revenue to meet challenges like unemployment, poverty, and population explosion. The continued spending on development programs of the government did not generate additional revenue. Moreover, the government was not able to generate sufficient from internal sources such as taxation। अगर मान लो जी वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा हैं कि वो इंटरनल सोर्सेज से यानी टैक्सेशन से अपने इनकम का जनरेट नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करेगी? व्हेन द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम ऑन एरियाज विच डू नॉट प्रोवाइड immediate returns such as the social sector and defense, there was a need to utilize the rest of its revenue in highly efficient manner। अब क्या करना होता है कि देखो, अगर मान लो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन उसको करंट ईयर्स के अंदर वो वापस रिटर्न नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट क्या करती है कि उधार लेकर के उसने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन उसको अगर उसको लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में उसको उसका रिटर्न नहीं मिल पाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा उसको रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट मैनर में उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज आल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। At times our foreign exchange borrowed from other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs. Neither was an attempt made to reduce such profligate spending, nor sufficient attention was given to boost exports to pay for the growing imports. In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowing became unsustainable. Price of many essential goods rose sharply। अब इन समय क्या हुआ था कि प्राइसेस जो थे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। Imports grew at a very high rate, imports भी हमारे, without matching growth of exports। As pointed out earlier, foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance imports for more than 2 weeks। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे उससे केवल हम 2 वीक का ही इंपोर्ट कर सकते थे, और उसमें भी काफ़ी सारा जो था वो हमारे बहुत सारे जो नीडी आइटम्स हैं उनको परचेस करने में ही ख़त्म हो जाता। There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needs to be paid to international lenders. Also, no country or international funder was willing to lend to India। अब मतलब हमारे पास कोई भी कंट्री हमें उधार देने के लिए तैयार नहीं थी, और हमारे पास मतलब कहीं से भी हम पैसा उधार नहीं ले सकते थे। तो अब क्या करा इंडिया ने? किसको अप्रोच किया? इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो क्या है, एक IBRD ये बैंक का नाम है, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
इसको आप लर्न करेंगे, ये आपके क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। प्रॉपरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, इसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। तो आईबीआरडी का दूसरा नाम क्या है, इसको किसी और नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक भी इसको कहा जाता है। दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नोट डाउन इन योर नोट्स। एंड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अब ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या होता है, आईएमएफ, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आईएमएफ ना। इसको हमने अप्रोच किया एंड रिसीव 7 बिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। अब ये यहाँ से हमें कितना लोन मिला, केवल 7 बिलियन लोन मिला अपनी क्राइसिस से फेस करने के लिए। फॉर अवेलिंग द लोन दिस इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सेप्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अब इन्होंने हमारे साथ क्या फॉर अवेलिंग द लोन, जो हमें इन्होंने अवेलेबल करवाया लोन, उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी। दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड, इन्होंने हमसे एक्सपेक्ट किया कि आप क्या करोगे, इंडिया टू लिबरलाइज, इंडिया क्या करेगी, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करेगी। लिबरलाइजेशन यानी अदर कंट्रीज को अपने कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए वो अपने दरवाजे खोल देगी एंड ओपन कर देगी द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस, और जो रिस्ट्रिक्शंस हमने अदर कंट्रीज के ऊपर लगा रखे हैं वो सब हमें हटाने होंगे। और केवल अदर कंट्रीज पर ही नहीं, अपने कंट्री के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी प्रोटेक्शन करने के लिए जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं वो भी हमें हटाने होंगे। और इसके साथ क्या करना होगा, थर्ड इसका था रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। और हमें क्या करना होगा कि गवर्नमेंट का जो अदर एरियाज के अंदर जो बहुत कंट्रोलिंग पावर थी उसको भी धीरे धीरे हमें कम करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जो अदर कंट्रीज के साथ जो हमारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको भी हमें हटाना होगा। India agreed the conditionalities of World Bank and IMF and announced the new economic policy. अब क्या हुआ कि इंडिया ने इसको कंडीशन को मानना ही था, क्योंकि हमारे पास और कोई इसके अलावा वो सब्स्टिट्यूशन नहीं था। तो हमने इसको जो था फिर इनको जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने जो भी हमारे सामने कंडीशंस रखी उसको हमने अडॉप्ट किया, एग्री किया। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको एनईपी के नाम से भी हम जानते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, इसको आप भी लर्न करेंगे। ओके, The NEP consisted of wide-ranging economic reforms. The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry, the growth of firm. अब इस NEP के कारण क्या हुआ कि हमारी बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव हमारी जो प्रोडक्शन सेक्टर था उसको एक कंपटीशन मिला, क्योंकि पहले तो क्या था कि हमें सिक्योरिटी थी और हमारे जो कंट्रीज के अंदर जो प्रोड्यूसर्स थे वो बिल्कुल सिक्योर होकर के प्रोडक्शन कर रहे थे। लेकिन एनईपी के बाद में हमारे सामने एक बड़ा कंपटीशन आया, जो बैरियर्स थे अदर कंट्रीज के वो हट गए। दिस सेट ऑफ पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इसको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, द स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। एक तो था स्टेबलाइजेशन मेजर्स है ना, इसका क्या, और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। तो स्टेबलाइजेशन मेजर क्या था, आर शॉर्ट टर्म मेजर, ये कम टाइम के लिए होता है stabilization measures intended to correct some of weakness that have developed in the balance of payments and to bring inflation under control। मतलब हाँ, अपने जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करें, इक्वल करें, और इन्फ्लेशन को भी हम कंट्रोल करें, इसके लिए जो स्टैब्लिशन था वो यूज आता है। और दूसरा हमारा क्या था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर हमारा क्या था, देखिए, इन सिंपल वर्ड्स दिस मींस दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म। ये किससे रिलेटेड होती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है। एम्ड एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, ये इसका जो मेन काम होता है वो इकोनॉमी को फुली ग्रोथ देना होता है, और इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और जो हमने बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग करके अपनी इंडियन इकोनॉमी पे कर रखा था उसको हमने उसको हटा करके, और हम कैसे अपने इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन को बढ़ा सकते हैं जिससे कि प्रोडक्शन हमारा क्वालिटी वाइज भी इम्प्रूव हो सके। ओके,
The government initiated a variety of policies which fall under three heads. अब ये जो हमने गवर्नमेंट ने इस पॉलिसीज को अप्लाया, जो एनईपी के अंदर हम कुछ नई चीजें लेकर के आए, वो क्या थी? वो तीन हमारी नई चीजें थी, थ्री वो थी, दीज आर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, जो आपको इसमें से हमने आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बताई हैं, उन सबको अपने नोट्स कॉपी में अंडरलाइन करें। इस पर अपने नोट्स अपने आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।